नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को बेरोजगार बनाने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भुखमरा बनाने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूरों का पैसा मारने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार राज्यों का हक मारने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अमीरों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों का खून चूसने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार। साहब, इतनी बातें मैंने कही, क्या इनमें से कोई गलत है? मुझे तो नहीं लगती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज राज्यसभा में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और राज्यसभा में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जो भाषण दिया था उसमें तमाम सवाल किए थे और जितने सवाल किए थे राज्यसभा के सभापति और जो उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने उनका आधा बयान ही काट दिया। उसमें तमाम सारे वो सवाल काट दिए जो सवाल उन्होंने उठाए थे। बहरहाल नरेंद्र मोदी को उनका जवाब देना था, तो जवाब में जो उन्होंने पूछा था उस पर कोई जवाब नहीं था कि किस तरीके से दलितों के लिए एक गंदे शब्द उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बोलता है, उनके तमाम नेता बोलते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद झारखंड में बोलता है कि आदिवासी बड़े मौका परस्त और न जाने क्या क्या उनके लिए बोलता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बड़ा आदर करता हूं। ये आज देश और दुनिया के लोग जानता है कि ये ट्राइबल लोग के आंदोलन से झारखंड नहीं बनने वाला था। आदिवासी बोलता है, ये लोग आदिवासी नहीं है, ये लोग जनजाति है। आदिवासी हम लोग हैं, आदि से वास करने वाले आदिवासी। ये जनजाति है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर हिस्ट्री में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लोग आया और इन लोगों ने पूरा राज्य का खजाना को लुटवा दिया। हाँ, आदिवासी नेता लालची। नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के उन्होंने सवाल किया था, उस पर नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं मिल रहा था बेरोजगारी पर। नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं मिल रहा था चाइना का इस मार्केट पे कब्जा कर लेने पे। इसको लेके संसद के बाहर राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर गौरव गोगोई ने भी इसको लेके सवाल खड़ा किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया। इसके अलावा इस देश के सैनिकों और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी, उस पर नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। नरेंद्र मोदी के मुंह से यह नहीं निकल रहा था इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के मुंह से यह नहीं निकल रहा था कि तमाम राज्यों का जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दिया गया है। नरेंद्र मोदी के मुंह से यह भी क्यों नहीं निकल रहा था कि मनरेगा मजदूरों का 16,000 करोड़ से अधिक बकाया है, उन्होंने काम किया है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो झूठी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति यह है कि उनकी वित्त मंत्री 1 फरवरी को कहती हैं कि 3 करोड़ लोगों को बेघरों को घर दे दिए गए, तो दूसरी तरफ 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों को दे दिए गए। Implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. Achieving the target of 3 crore houses. हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का घर है। कोई 2 करोड़ भी बताता है तो समझ में नहीं आता कि ये संख्या वास्तविक है क्या। खुद जब संख्या ही नहीं पता हो तो कितना है, क्योंकि 5 दिन में 1 करोड़ बढ़ जाते हैं, 4 दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो इस तरह के हालात होते हैं। आज नरेंद्र मोदी बोले कि उन्होंने बड़ा काम किया है। काम में क्या किया है? राजपथ जो नाम था वो अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक था, उसे हटा करके हमने कर्तव्य पथ कर दिया। तो हुजूर, उन्हें यही नहीं पता है
कि राजपथ नाम नहीं हुआ करता था, किंग्स वे नाम हुआ करता था। और जो किंग्स वे नाम होता था अंग्रेजी हुकूमत में, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में राजपथ कर दिया था। क्योंकि सारे जो राजकीय ऑफिसेज हैं तो उसी रोड पर हैं, इसलिए उसका नाम राजपथ किया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति भी उसी रोड पे। पहली बात तो यह झूठ। दूसरी बात, जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने कोई उनके सैनिकों के सम्मान में स्मारक नहीं बनाया और कुछ नहीं किया, तो वो भूल गए कि इंडिया गेट जो बना हुआ है, इंडिया गेट पे जो मसाल जलती थी, जो सलामी दी जाती थी, वो उन्हीं को दी जाती थी। और वो मसाल, विजय मसाल, वो उन्हीं के लिए सम्मान में जलती थी, सैनिकों के ही सम्मान। तो इसलिए आप ये झूठ बोलते हैं। और स्मारक बनाने की बात है तो तमाम जगह स्मारक बने थे। उस जगह भी स्मारक बने थे चीन और भारत की सीमा पर, जहां पर मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे, उनके साथ 18 और सैनिक शहीद हुए थे, और जिन्होंने चीन से उस मोर्चे पर जीत हासिल की थी 1962 के युद्ध के दौरान की बात है। तो आप समझिए, वो युद्ध में उन्होंने वह जमीन नहीं जाने दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने वह जमीन भी चीन को सौंप दी और चीन को खुश करने के लिए उनका स्मारक भी तोड़ दिया। उसके बाद कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? और रही बात जो विजय लौ जला करती थी, वह विजय लौ भी आपने खत्म कर दी उस इंडिया गेट से, तो यह भी एक बात का प्रतीक है कि आपने उसको खत्म किया है, आपने कुछ वो नहीं किया है। उल्टा गुलामी की बात आप करते हैं, अंग्रेजी गुलामी की, तो अंग्रेजी गुलामी तो आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ करते रहे। और इसका एक नहीं उदाहरण मौजूद है। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, तब आपके मूल संगठन ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, सबने जाकर के चिट्ठी दी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी दी थी कि नहीं अंग्रेजों, आप भारत छोड़ के मत जाओ, हम आपके सदैव वफादार रहेंगे, सेवा करेंगे। तो वो आप थे, कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस तो लड़ रही थी, जेल जा रहे थे। पंडित नेहरू करीब 10 साल जेल पे रहे। महात्मा गांधी सालों साल, 3-4 साल जेल में रहे। इस तरह की स्थिति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जेल में रहे, उनकी माता जेल में रही स्वरूप रानी, और उनकी पत्नी जेल में रही, उनकी बेटी जेल में रही, क्या कहेंगे, उनकी बहन जेल में रही, उनके बहनोई जेल में रहे। उस परिवार ने तो 11 शहादतें दी इस देश में, चाहे गंगाधर नेहरू की हो, चाहे स्वरूप रानी जी की हो, चाहे मोतीलाल जी की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे राजीव गांधी की हो, चाहे उनके बहनोई की हो, चाहे उनके चाचा की हो, और किसी की हो। कितनी आप शहादतें गिनेंगे? तो वो तो लड़ते रहे। फिर आप बोलते हैं, फिर झूठ बोलने की चूंकि आपकी आदत है, आप बोलते हैं कि पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ होते तो वो आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं करते। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की और उसकी समीक्षा की भी व्यवस्था की, दोनों चीजें की थी। वो चाहते थे कि सब बराबरी के हक पे आए, वही छुआछूत अधिनियम लेकर के आए थे, और उन्होंने ही सबको हक देने की बात की थी। सर्वहारा वर्ग के हक की बात उन्होंने ही की थी, और उसे वो लेकर के आए थे, कानून बनाया था, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई थी। दुनिया में पहला सोशियो इकोनॉमी मॉडल पर उन्होंने अर्थव्यवस्था बनाई थी। गलत बात बोलते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को जो चिट्ठी लिखी थी, वह यह लिखी थी कि आरक्षण के नाम पे अयोग्यता नहीं भर्ती होनी चाहिए, उन्हें योग्य बनाइए और भर्ती कीजिए। यानी वो दोनों चीजें चाहते थे कि सिर्फ दया नहीं हो, योग्य बन के आए, जिससे आगे से आगे वो लोगों को और बढ़ा सके, अपने हक के लिए लड़ सके। वो नेहरू थे, वो योग्य बनाने पे यकीन रखते थे। उन्होंने आईआईटीज खोले, आईआईएम खोले, तमाम सारी कंपनियां खोली। इस समय राहुल गांधी राउरकेला में है, और उड़ीसा के राउरकेला में जब वो पहुंचे तो वो वही राउरकेला है जिसे पंडित नेहरू ने बनाया था, जिसके कारण आज वहां के करोड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं, लाखों लोग नौकरी पा रहे हैं।
तो पंडित नेहरू का दिया हुआ था। जो बांध है वहां का, वो पंडित नेहरू का बनाया हुआ, जिसके बूते वहां पर फसल और सारी चीजें हो रही हैं। आज जो चीजें हैं उन्हीं की करी हुई है। उसके बाद तो सिर्फ अपने लिए लोगों ने किया है, उन्होंने देश के लिए किया था। तो गलत बयानी आप करते हैं। आज की हालत वहां की क्या है? जब राहुल गांधी गए हैं तो उन्होंने देखा है कि 40 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यह स्थिति है वहां। वहां स्थिति यह है, आप और बीजू जनता दल, नवीन पटनायक मिल करके सरकार जिस तरीके से पूरा खेल करते हैं, उस खेल का हिस्सा क्या है? लूट मची हुई है। वहां के 30 लाख नौजवान बाहर जाके नौकरी के लिए विवश हैं, धक्के खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और 30 पूंजीपतियों के हाथ में पूरा उड़ीसा सौंप दिया गया है, उसके संसाधन सौंप दिए गए हैं। और जिस तरीके से हुआ है, ये सेलफोन किसने बनाया? चाइना के युवाओं ने बनाया। रोजगार इस सेलफोन से किसको मिला? चाइना के युवाओं को मिला। ये आपने अपने पैसे से खरीदा। पैसा कहां गया? चाइना की कंपनी में। और जो हमारे अरबपति हैं जिन्होंने यहां पे लाइसेंस लेके आपका फोन, ये फोन बेचने का लाइसेंस लिया, सही। नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के युवा का। मैं चाहता हूं इस फोन पे मेड इन उड़ीसा, मेड इन रूरकेला लिखा जाए। ये फर्क है। तो पहला कारण यात्रा का आर्थिक अन्याय, रोजगार, महंगाई, और ये जो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जहां गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, ये एक के बाद एक मोदी प्राइवेटाइज कर रहा है। इसके खिलाफ ये यात्रा निकली है। उसको लेके राहुल गांधी ने आवाज उठाई, राहुल गांधी इसको लेके बोले। तो यह स्थिति है। आप क्या जवाब देंगे? जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जो सवाल किए थे उन पर आपका कोई जवाब नहीं है। दलितों पे अत्याचार के मामले में आप कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, आप नहीं बता पाते हैं। आप सिर्फ नाम बदलने को अपनी उपलब्धि बताते हैं और आप भविष्य के ज्ञान देते हैं कि बुलेट ट्रेन और ये ट्रेन और वो ट्रेन। हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, 2017 से सुन रहे हैं बुलेट ट्रेन। 2016 में भी हमने बुलेट ट्रेन सुना था। और जो आप लेके आए, जो बनाई आपने, उन्हीं कारखानों में बनाई है जो पंडित नेहरू के बनाए कारखाने। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताएंगे? आपने बनाया क्या है यह बताइए। आप अपनी उपलब्धि बताते तो वहां पर भी आप सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहे। 1.25 घंटे आपने भाषण दिया, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे के भाषण में आप सिर्फ कांग्रेस को कोसना, पंडित नेहरू को कोसना, राजीव गांधी को लेकर के आपने कहा कि उन्होंने कहा था 1 रुपए भेजता हूं, 80 पैसे 20 पैसे ही पहुंचते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, और इसीलिए उन्होंने व्यवस्था की थी पंचायती राज की। उन्होंने इसीलिए कहा था कि हम पंचायती राज कर रहे हैं कि जिससे कि सारा पैसा आपके पास पहुंचे और आप अपना डेवलपमेंट करें, बीच में कोई ना खा जाए। और आप जिस तरीके से मनमोहन सिंह को कोट कर रहे थे उस समय, मनमोहन सिंह की आप ईमानदारी देखिए कि उनके लोगों पे आरोप रख रहे थे तो वो दर्द महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे। आप तो जांच कराने को नहीं तैयार होते, आप तो सामान्य जांच के लिए नहीं तैयार होते। आपके तमाम लोगों पे आरोप लगते हैं, तमाम सारी आपकी खरीद पर जिसमें आपके हस्ताक्षर हैं, उन घोटालों के आरोप हैं, नहीं होता है। और पूंजीपतियों के आगे आप झुक जाते हैं और मनमोहन सिंह उनके आगे तन के खड़े होते थे। आप पूंजीपतियों के आगे उनकी पत्नियों के कहीं हाथ पकड़े होते हैं, कहीं उनके पकड़े होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं। इस तरह की दशा है। तो साहब, उनसे आप क्या बराबरी करेंगे? और आज तक आप अदानी पर कार्रवाई नहीं कर सके, जांच तक नहीं कराने को तैयार है, राफेल पे जांच कराने को नहीं तैयार है, तमाम और घोटाले हैं तब नहीं कराने को तैयार है, स्वच्छ गंगा प्रोजेक्ट जो है उस पर जांच कराने को नहीं तैयार है। कौन कौन से घोटाले गिनाए? आपकी सरकार के 150 घोटाले हैं, और तमाम घोटाले तो कैग ने ही खोल दिए थे, उन पर भी आप नहीं तैयार हैं। चाहे एनएचआई घोटाला हो, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे और भी, चाहे जिसकी बात कर लें, इतने घोटाले हैं, किसको गिनाएंगे? टाइम बीत जाएगा। तो उन पे आप जांच तक कराने को नहीं तैयार है। दूसरी तरफ
उनकी सरकार के दौरान चाहे 2G, चाहे कॉमनवेल्थ, चाहे कोयला स्कैम, चाहे रेलगेट, कोई भी आरोप लगाओ, सबकी उन्होंने जांच कराई, सब में FIR दर्ज करी, सब में कार्रवाई करी, गिरफ्तारी भी करी। लेकिन आपने उन्हें आकर के गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ दिया, या तो अपने साथ मिला लिया या कुछ कर लिया, और उसके बाद में आपने कह दिया कि साहब नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, अदालत में ले जाके क्लीन चिट आपने दी है, अदालत में आपने साबित कराया है। तो साहब, जब अदालत में आप क्लीन चिट दिलवा रहे हो तो फिर अब क्या बात करते हो? तो घोटालों की सरकार तो आपकी है, उनकी नहीं थी। आज तक आप नहीं बता पाए नोटबंदी का जो खेल था उसमें किसने किसने कितना कितना कैसे कमाया और कहां से आ गया, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कैसे आ गया, कहां आ गया, इसको आप बताने को तैयार नहीं। काला धन कैसे सफेद किया जा रहा है, इस पर आप बात नहीं कर रहे। काला धन लाने की बात कहते थे, उस पर आज आप बात नहीं कर रहे। तो इस तरह की दशा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों का जब पैसा मारते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक की पूरी सरकार, वहां के विधायक, वहां के सांसद सब आकर जंतर मंतर पे बैठे कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। इस देश में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे जो टैक्स देता है वो राज्य कर्नाटक है। Karnataka is the second biggest, largest state which is giving highest revenue to this country. We are asking for our rights. We are asking for our share. और उसके बावजूद स्थिति यह है कि उसे 10-12% सिर्फ वापस मिल रहा है, जबकि 60% मिलना चाहिए। उसके बावजूद नहीं मिल रहा है। बजट में उसके साथ अनदेखी हो रही है, हर तरह से अनदेखी हो रही है और उसके साथ में बेईमानी हो रही है। तो यह तो आप कर रहे हैं, और जब यह कर रहे हो तो उस स्थिति में सवाल तो उठता है, और सवाल उठना भी चाहिए कि जिस तरह की आपने हालत बनाई है, तो आपने इस देश के साथ धोखा किया। फिर संसद में आप जब कहते हैं कि आप 40 सीटें जीत जाएं तो मेरी शुभकामनाएं, निश्चित रूप से आपको यह मौका वही विपक्षी दल देते हैं जो वास्तव में चरण चुंबक या ईडी, सीबीआई और सबसे डरे हुए दल होते हैं। ममता बनर्जी जैसे लोग हैं और कुछ और लोग हैं, जो नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, जो कभी विपक्ष दिखाते हैं, कभी पक्ष दिखाते हैं, और किस तरीके से करते हैं उसके बूते मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको खुद ही नहीं पता है आप कितना जीतेंगे, कितना हारेंगे। मुंगेरी लाल के आप सपने देख रहे हैं। आप लोकसभा में खुद को कहते हैं 370 जीतेंगे, राज्यसभा में आके कहते हैं 400 जीतेंगे। आपके पार्टी के नेता तमाम जगह अब की बार 400 पार बताते हैं। चुनाव आप लड़ते हैं 350 सीटों पे, समझ में नहीं आता आप क्या करेंगे। आप 400 जीते, 300 जीते, कुछ भी जीते, तब भी कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में होती थी, कभी भी 350 से कम सीटें उसने नहीं जीती, और तब भी उसे घमंड नहीं था। राजीव गांधी के समय में 425 सीटें, 414 सीटें सिर्फ कांग्रेस ने जीती थी, बावजूद इसके उसे कभी घमंड नहीं था, जब आपके सिर्फ 2 सांसद होते थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कांग्रेस आज भी आपसे अच्छी, और आज भी वो जनता की बात उठा रही है। राहुल गांधी लगातार जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बात उठाते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, उन पे बात करते हैं, तो उस पर आपके पास जवाब नहीं होता है। और जब जवाब नहीं होता है तो आप आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज करके उसे परेशान कराते हैं। जब उसके खिलाफ कुछ नहीं है, सारी चीज फर्जी है, तो क्या बताएंगे? ईडी जाके अदालत में कहती वो कुछ बता नहीं रहे हैं, इसलिए और रिमांड चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? 5 दिन से तो आपके पास है, उसके पहले भी पूछताछ कर चुके हैं आप। तो यह बताता है कि किस तरीके से साजिश रची जाती है। आपकी साजिशें हैं, आपकी साजिशों से कोई घबराने वाला नहीं, लड़ने वाले डरते नहीं है, और वो आपको जवाब देते हैं। तो वही जवाब कांग्रेस पार्टी दे रही है, वही राहुल गांधी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घटना का मैं जरूर जिक्र करूंगा, हरदा में हुई। हरदा में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और उसमें 11 लोगों की डेथ हो गई और 100 लोग मरणासन में। अब स्थिति आप देखिए कि उस विस्फोट में वो कंपनी में 99% काम अवैध चल रहा है। 15 किलो विस्फोटक का उसको लाइसेंस है, और वो जाने कितने कुंतल
टन बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 में भी वहां पर विस्फोट हुआ था। बावजूद इसके आपके यहां लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसकी तमाम बार उसके कार्रवाई होती है, कार्रवाई के नाम पे तमाम कहते हैं लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बावजूद फिर बहाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे पूरी छूट है। और वहां पिछले 20-22 साल से सरकार आप ही की है, किसी और की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? और जब इससे इतना बड़ा घटना होती है तब हमें यूनियन कार्बाइड याद आती है। यूनियन कार्बाइड की घटना में किस तरीके से आपने सवाल उठाए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी, तुरंत एक्शन लिया था, तुरंत सब कुछ हुआ था। और जब एंडरसन पकड़ के आया तो एंडरसन की स्थिति यह हुई कि उसे छुड़वाने के लिए आपके नेता अरुण जेटली गए थे कोर्ट में, उसके लिए ऑर्डर करवा के लाए थे अदालत से कि उसे सुरक्षित पुलिस सुरक्षा में भेजा जाए, जिससे कि वो अपने देश जा सके। तो यह आदेश आप ही के नेता लाए थे, लेकिन कांग्रेस तो ऐसा नहीं कर रही है कि बचा रही। कांग्रेस तो कह रही है कार्रवाई कीजिए जो भी दोषी। तो यह अंतर है आप में और उनमें। तो आप झूठ के बूते खड़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से संसद में बयान देते हैं और झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे में लड़वाने का काम करते हैं और इस देश को चाइना के आगे गुलाम बना देते हैं। यह अंतर है आप में और कांग्रेस में। कांग्रेस देश को बनाती है, देश को आजाद कराती है, देश को बचाती है और देश के लोगों को रोजगार देती है और उनके हकों के लिए लड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।